डियर स्टूडेंट, प्रोटीन के बाद में आज हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल एवं उनके अवयव। न्यूक्लिक एसिड एंड देयर कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोप्रोटीन संयुग्मित होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल प्रोस्टेटिक समूह के रूप में होता है। ये समस्त जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल को जीवन में अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में जो जेनेटिक कोड कारण धारण करने वाले जो जिन होते हैं वे न्यूक्लिक अम्ल से ही बने हुए होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्रोमोसोम में जो जेनेटिक कोड धारण करने वाले जिन होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य से मनुष्य का जन्म होगा, पशु से पशु का, पक्षी से पक्षी का ही जन्म होता है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार की कोशिका के प्रोटीनों का संश्लेषण हो सके ये भी इन्हीं न्यूक्लिक अम्लों द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार प्रोटीन में बैकबोन के रूप में, मेरुदंड के रूप में पॉलीमाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्लों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ध्यान रखना बच्चों, प्रोटीनों में तो हमने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पढ़ी थी, इसके अंदर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ये एक ऐसी पॉलीएस्टर श्रृंखला के रूप में होती है जिसका अम्ल भाग फॉस्फोरिक अम्ल होता है, जबकि अल्कोहल भाग के रूप में शर्करा अणु होते हैं। प्रत्येक शर्करा अणु किसी क्षार बेस के साथ जुड़ा रहता है, अतः किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल, देखो बच्चों इस डायग्राम में फॉस्फोरिक अम्ल जिसका, जबकि इसमें फॉस्फोरिक अम्ल होता है, एल्कोहल भाग के रूप में इसमें क्या होगा? शुगर होती है। शुगर किसके साथ जुड़ी रहेगी? बेस के साथ, क्षार के साथ में। तो इस प्रकार की संरचना जो बनी रहेगी वो क्या होगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो हम कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहले क्षार बेस, इनमें नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षार होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 2 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, पहले भी आपने पढ़ चुके हैं। कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइडों में? प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो प्यूरीन की संरचना निम्न प्रकार से होती है और पिरिडीन की संरचना निम्न प्रकार से। तो न्यूक्लियोटाइडों में 2 प्यूरीन होती है, एडिनिन व ग्वानिन, तथा 3 पिरिडीन, थाइमिन, साइटोसिन व यूरेसिल पाए जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लियोटाइडों में 2 प्यूरीन होगी, कौन सी होगी? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन 3 होगी, कौन कौन सी होगी? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये आपने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं जूलॉजी के अंदर। इनमें से क्षार यूरेसिल केवल आरएनए न्यूक्लियोटाइडों में पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? केवल आरएनए में। जबकि क्षार थाइमिन केवल डीएनए न्यूक्लियोटाइडों में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। और डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन। यूरेसिल और थाइमिन का ध्यान रखना। तो इनकी संरचना आप ध्यान से देखिए, एडिनिन की कैसी होती है, ग्वानिन, थाइमिन केवल डीएनए में जो मिलता है, साइटोसिन, यूरेसिल जो केवल आरएनए में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त साइटोसिन के 2 व्युत्पन्न 5 मेथिल साइटोसिन व 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन भी बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोसिन के 2 व्युत्पन्न 5 मेथिल साइटोसिन व 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन, 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन भी बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन युक्त क्षार इन कीटो रूपों के साथ साथ इनोल रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे अभी तो उदाहरण यूरोसिल निम्न 2 भागों में पाया जाता है, कीटो और इनोल। ठीक है, अगला जो है न्यूक्लियोटाइडों का वो है जो हम लेंगे क्षार के बाद में शर्करा, शुगर। तो बच्चों शुगर में इसमें क्या होगा? न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाने वाली शर्करा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होती है डी राइबोज, दूसरी होती है D2 या डी ऑक्सीराइबोज। ठीक है, एक तो होगी डी राइबोज और दूसरी होती है, कौन सी होती है? डी ऑक्सीराइबोज। जिन न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा राइबोज पाया जाता है उन्हें राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर हम कह सकते हैं आरएनए कहा जाता है। और जिन न्यूक्लिक अम्लों में
शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, उन्हें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है या डीएनए कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि एग्जामों में कई बार पूछी गई है। ठीक है, राइबोज की, तो राइबोज की स्ट्रक्चर कैसी है और डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर कैसी है। तो डीऑक्सीराइबोज पूर्ण लंग से बताते हैं कि राइबोज की स्थिति 2 पर OH समूह के स्थान पर हाइड्रोजन समूह है और OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु गायब है। ठीक है, तो यह है डीऑक्सीराइबोज की संरचना। अगला है फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है इसके अंदर तो न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में एक शर्करा अणु, एक क्षार और एक फॉस्फोरिक अम्ल मोइटी निम्न प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे शर्करा है मेन, फिर फॉस्फेट जुड़ा है, क्षार जुड़ी रहती है। तो उदाहरण न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की संरचना को बता रखा है किस तरीके से जुड़े रहते हैं। एक क्षार शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जबकि एक क्षार शर्करा फॉस्फोरस अम्ल इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उदाहरण है तो एडिनोसिन, ध्यान रखना बच्चों, एक क्षार शर्करा इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जबकि एक क्षार शर्करा फॉस्फोरस अम्ल इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उदाहरण एडिनोसिन, राइबोज प्लस एडिनिन एक न्यूक्लियोसाइड है, जबकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये ADP ये क्या है, राइबोज एडिनिन और 2 फास्फोरिक अम्ल इकाइयाँ, तो ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला का नीचे डायग्राम दे रखा है। न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला किस तरीके से जुड़ी रहती है, किस तरीके से बनी रहती है। राइबोज बीच में एक, ठीक है, शर्करा, एक एडिनिन और 2 फास्फोरिक अम्ल इकाई। सरल रूप से अब जैसे दे रखी है डीएनए आरएनए, डीएनए श्रृंखला कैसे एक दूसरे से जुड़ी रहती है, आरएनए कैसे जुड़ी रहती है, तो हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की ऐसी 2 श्रृंखलाएं परस्पर सर्पिलाकार कुंडली के आकार में लिपटकर डीएनए का अणु बनाते हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं के 4 समूह परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा आकर्षित रहते हैं और इस प्रकार एक स्थायी डबल हेलिक्स संरचना बन जाती है। फॉस्फेट एस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए शर्करा अणु श्रृंखला का मेरुदंड बनाते हैं, जिससे क्षार अणु शाखाओं के रूप में जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 श्रृंखलाओं के क्षार इस प्रकार के क्रम में होते हैं कि एक श्रृंखला का एडिनिन क्षार दूसरी श्रृंखला के थाइमिन क्षार के समान हो और ग्वानिन क्षार साइटोसिन के समान युग्मित हो। ध्यान रखना बच्चों, श्रृंखला में एडिनिन किसके साथ में रहेगा, थाइमिन के साथ में, ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन। एडिनिन व थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, एडिनिन और थाइमिन के मध्य कितने, 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इस प्रकार के इन संयुग्मनों के साथ जो श्रृंखला परस्पर कुंडलित होती है वे स्थायी होती है, जबकि अन्य व्यवस्था स्थायी नहीं होती है। अतः बच्चों, तो डीएनए की एक श्रृंखला को दूसरी श्रृंखला का पूरक मानते हैं। एक श्रृंखला का क्रम ज्ञात होने पर दूसरी श्रृंखला का क्रम स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। तो ये हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में अध्ययन किया, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ ध्यान रखना बच्चों, न्यूक्लिक एसिड में हमको इसके क्षार जो हमने पढ़े प्यूरिन पिरिमिडीन, इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमको जो एग्जाम में पूछा जाता है वह होता है शुगर शर्करा। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इनकी स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखनी है। राइबोज में क्या होता है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या होता है। ठीक है।